हेलो फेलास, तो कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 2924 फाइंड चैंपियन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन डिपेंडेंट काफी था। थोड़ा बहुत तुम इसमें सोचोगे ना तो तुमको काफी इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अंदर अपन चार अप्रोच इसको डिस्कस करेंगे, जो अप्रोच एक दूसरे के ऑप्टिमाइज अप्रोच रहेगी और उसको कंपेयर भी करेंगे अपन कि कैसे रन टाइम में इंप्रूवमेंट हो रहा है, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, पूरा इंट्यूशन समझेंगे, पूरा बेस कंसेप्ट समझेंगे। तो चलो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ एंड समझते क्वेश्चन को पूरा अच्छे से। तो देखो, क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन अपन एक बार वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनीज देखो, गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन में कुछ तो दम है। अगर इंटरव्यू में कभी कोई इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो तुम शायद से थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि जो तुम चाह रहे हो, लाइक इसके अंदर ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर तुम्हारा मन बोलेगा कि हाँ, ये चीज जो मैं सोच रहा हूँ, लाइक तुमको थोड़ा सा टुक्का देना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज जो मैं सोच रहा हूँ यही होने वाला है। एक्चुअली में मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एनालॉजी भी तुमको समझ में आने वाली है। देखो, दे आर एन टीम्स नंबर फ्रॉम 0 to n-1 इन अ टूर्नामेंट। ओके, इस टीम इज ऑल्सो अ नोड इन अ DAG। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन का मतलब क्या है। देखो, अपने पास एन टीम्स होने वाली है, मतलब कैसे एन टाइम्स होने वाली है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और मान लो तुमको एन अगर 10 देके रखा है तो तुम्हारे पास 0 1 2 और कब तक के नंबर नहीं है, 19। मतलब टोटल तुम्हारे पास 9 नंबर्स रहने वाले हैं। काउंट में तो टोटल 10 होने वाले, और टीम के नाम 0 से स्टार्ट होंगे ना, 0 टीम रहेगी, 1 टीम रहेगी, 2 टीम रहेगी। ठीक है, ऐसे ही तुमको पहली लाइन का मतलब ये देके रखा है। डन। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे एक प्यारी सी टर्म यूज करी है, DAG। काफी ज्यादा सुनने में तुमको आएगी, जब भी तुम ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो DAG टर्म काफी ज्यादा सुनने में आती है। ठीक है, तो DAG क्या होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड का मतलब होता है कि कोई एक नोड है, वो डायरेक्शन बता रही है दूसरे नोड से कि वो कनेक्टेड है। ठीक है, नॉन डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, देखो ये नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है, इसका मतलब है कि तुम A से B पे भी जा सकते हो, B से A पे भी आ सकते हो। ठीक है, तो ये नॉन डायरेक्टेड ग्राफ होता है तुम्हारा। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में जिस डायरेक्शन में एरो होता है ना, तुम उसी डायरेक्शन में जा सकते हो, उससे वापस नहीं आ सकते हो। मान लो कि इस डायग्राम में तुम A से B पे जा सकते हो, ठीक है, लेकिन B से A पे नहीं आ सकते हो। अब मान लो कि अगर इसके अंदर A से कुछ भी नोड होती है, ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम A से B पे जा सकते हो और B से A पे भी आ सकते हो। डन। लेकिन अपन को सेकंड चीज इसमें यूज करी, ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब ऐसा ग्राफ जिसके अंदर साइकिल मौजूद ना हो। अब देखो, ये इसके अंदर लूप आ गई, इसके अंदर लूप आ गई मतलब साइकिल आ गई। तुम ए से बी पे जा पा रहे हो, बी से ए पे आ पा रहे हो, ए से बी पे जा पा रहे हो, बी से ए पे आ पा रहे हो। ठीक है, तो ये लूप हो गई, मतलब ये तुम्हारा ए साइक्लिक ग्राफ नहीं है। तो ए साइक्लिक ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो इस ग्राफ में तुम क्या ए से स्टार्ट कर रहे हो और वापस ए पे आ सकते हो क्या। देखो, ए से स्टार्ट कर तुम बी पे गए, लेकिन अब तुम ए पे नहीं आ सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब बी पे देखो, क्या मैं बी से स्टार्ट करूंगा और वापस बी पे आ सकता हूं, नहीं। क्या मैं सी पे स्टार्ट करूंगा तो मैं ए पे जा सकता हूं, ए पे जा सकता हूं तो मैं बी पे जा सकता हूं, बी पे जा सकता हूं, क्या मैं वापस सी पे आ पाया, नहीं आ पाया। मतलब अभी सी से भी नहीं है कुछ रास्ता। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर कोई साइकिल नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, इसका मतलब ये एसाइक्लिक ग्राफ है। डन। यहां तक तुमको काफी काफी अच्छे से एसाइक्लिक ग्राफ का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब तुमको जब भी कोई डीएजी, तुम्हारा टीचर बोलता है डीएजी क्या है, या फिर कोई क्वेश्चन बोलता है डीएजी, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब कि डायरेक्टेड ग्राफ होने वाला है और एसाइक्लिक ग्राफ होने वाला है। ठीक है, ये एसाइक्लिक ग्राफ है। डन। अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके अंदर यू आर गिवन द इंटीजर एन एंड अ जीरो इंडेक्स 2D एरे विच इज एजेस ऑफ लेंथ m रिप्रेजेंटिंग अ डैग। ठीक है, अपन को बोला है कि अपन को एक वेक्टर देके रखा है, वेक्टर ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर में क्या होने वाला है कि जो पोजीशन है, करंट पोजीशन, वो कंटेन करेगी दो चीजों को, विच इज u एंड v। तो देखो, अपन को एजेस देके रखी जो u और v को कंटेन करेगी। ठीक है, ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर वो नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, इसका मतलब होने वाला है, इस लाइन का मतलब होने वाला है, देयर इज अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम टीम ui टू vi इन द ग्राफ। इसका मतलब क्या है कि कोई एज है, एज में अपन को देके रखा है, दो दो चीज देके रखे। ठीक है, दो चीज में क्या डिफाइन करेगा कि जो u है वो v, मतलब अपन u से v के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, u से v के ऊपर जा सकते हैं, मतलब फर्स्ट से सेकंड के ऊपर जा सकते हैं। यही इस लाइन का मतलब है। देखो, ग्राफ टाइप क्वेश्चन जो भी होते हैं ना, उनमें तुमको क्वेश्चन काफी अच्छे से पढ़ना पड़ता है, काफी अच्छे से डिड्यूस करना पड़ता है। क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं होगा अगर तुम अच्छे से डिड्यूस कर पाओगे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। इसलिए मैंने क्वेश्चन को इसमें तोड़ तोड़ के लिखा है, ताकि तुम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुमको उसका आंसर समझ में आ जाएगा, इसीलिए इसको अलग अलग पार्ट्स में लिखा गया है। ठीक है, अब देखो, अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम ए टू बी इन द ग्राफ मींस टीम ए इज स्ट्रॉन्गर देन टीम बी एंड टीम बी इज वीकर देन टीम ए। ठीक है, ये क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग लाइन, देखो ये जो आगे लिखा है वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है तुमको। इसके अंदर क्या है, ये साफ साफ ये बोल रहे हैं कि अगर ए बी से कनेक्टेड है और ए से बी पे जा रहे हो तुम, मतलब किसी किसी नोड से तुम किसी नोड पे जा रहे हो,
तो जिस नोड से तुम जा रहे हो, मतलब यहां से ए से तुम जा रहे थे, तो ए नोड तुम्हारी स्ट्रॉन्गर नोड होने वाली है, ए का पल्ला भारी होने वाला है। ठीक है, तुम मान लो इंडिया से अमेरिका जा रहे हो, तो इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है अमेरिका से। ठीक है, इजी बात है। तुम जिस जगह से जिस जगह पे जा सकते हो वो जगह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और वहां के लोग यहाँ पे आ सकते हैं क्या? वो नहीं नहीं आ सकते, मतलब ए टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पर ए के लोग कभी भी घुस सकते हैं। मान लो कि जो माफिया गुंडे लोग होते हैं, ठीक है, तो वो अगर किसी के घर में घुसना चाहे तो वो कभी भी किसी भी टाइम घुस सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम उनकी जो बिल्डिंग रहती है उसके अंदर तो तुम नहीं घुस सकते हो ना। वही सेम बात यहाँ पे लिख के रखी। डन। ओके, यहां तक पूरा पार्ट समझ में आ गया। अपन आगे बढ़ते हैं। तो टीम ए विल बी द चैंपियन, ओके, ऑफ द टूर्नामेंट इफ देयर इज नो टीम बी दैट इज स्ट्रॉन्गर देन टीम ए। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई एक टीम होगी चैंपियन होगी। देखो मल्टीपल टीम ने खेला होगा, देखो है ना, ये ई एफ, ठीक है, इसे मल्टीपल टीम टूर्नामेंट में आई होगी। ठीक है, अगर मल्टीपल टीम टूर्नामेंट में आई है तो देखो एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल बना लेता हूं तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। अगर मल्टीपल टीम टूर्नामेंट में आई है तो विनिंग टीम चैंपियन टीम तो एक ही हो सकती है, मल्टीपल टीम तो हो नहीं सकती है ना। तो यही चीज इसके अंदर लिखी है कि अगर एक चैंपियन है तो चैंपियन टीम को ढूंढो और उसको रिटर्न करो। मतलब इसमें ए चैंपियन था तो उसको ढूंढ लिया और उसको रिटर्न करो। अगर एक से ज्यादा चैंपियन पॉसिबल है, अगर एक से ज्यादा चैंपियन पॉसिबल है, मतलब मल्टीपल चैंपियंस आ गए, तो मल्टीपल चैंपियन आ गए तो तुमको रिटर्न करना -1, और अगर कोई चैंपियन ही नहीं है तो भी रिटर्न करना -1। इसके अंदर ये लिखा है। डन, इतना पार्ट समझ में आ गया। ओके, तब अपन अपनी अप्रोच 1 की तरफ जाएंगे, विच इज डीएफएस। ठीक है, इसी से सारी अप्रोच डिड्यूस होने वाली है। ठीक है, तो देखो फॉर एवरी नोड वी विल ट्राई टू ट्रेवर्स होल ग्राफ। ठीक है, अपन क्या अपनी अप्रोच क्या है कि हर नोड से अपन ट्राई करेंगे कि पूरा की पूरा मैं ग्राफ ट्रेवर्स कर लूं। इससे क्या फायदा होने वाला और क्यों करने वाले, देखो ये मैंने क्या आइडियोलॉजी सोची थी। अगर अ चैंपियन नोड इज अ नोड विच कैन रीच ऑल द नोड्स, ठीक है, दैट इज वी कैन ट्रेवर्स होल ग्राफ फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चैंपियन नोड है, अगर कोई भी नोड चैंपियन है तो कब चैंपियन हो सकती है, जब उस नोड से तुम सारी की सारी नोड्स पे जा सकते हो। ठीक है, कोई दूसरे तरीके से, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट कनेक्टेड हो। कोई जैसे कि मान लेते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर अपन ने एग्जांपल लिया। ठीक है, एग्जांपल में देखो 0 1 से 1 पे जा पा रहा है, ठीक है, 1 5 पे जा पा रहा है, 2 पे जा पा रहा है, 2 4 पे जा पा रहा है, 3 पे जा पा रहा है, ठीक है, और 3 5 पे जा पा रहा है। डन, इतना समझ में आ गया। 4 कहीं पे नहीं जा रहा है, 5 भी कहीं पे नहीं जा रहा है। इतना समझ में आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे 0 नोड तुम्हारी चैंपियन नोड होगी। कैसे चैंपियन बनने वाली 0 नोड, क्योंकि देखो 0 1 पे जा सकती है, ठीक है, डन, 1 नोड कवर हो गई। अब 1 नोड 2 को कवर करवा देगा और 5 को कवर करवा पाएगा। ठीक है, देखो अगर 1 नोड जो है वो इन दोनों के जीत सकता है, ठीक है, 2 और 5 से, तो क्या 0 नोड 1 से जीत सकता है तो इन दोनों से नहीं जीत पाएगा? ऐसा तो होगा नहीं ना। अगर 0 1 से जीत सकता है तो वो ऑफकोर्स 5 और 2 से भी जीत पाएगा। ठीक है, अब 2 नोड 4 से जीत सकती है और 3 से जीत सकती है। तो तुमने देखा कि तुम 0 से तुम गए तो तुमने इसको कवर करा, फिर इसको कवर करा, फिर इन दोनों को कवर करा, फिर इसका इन दोनों को कवर कर लिया। इतना समझ में आया? इसलिए अपने 0 नोड चैंपियन नोड होगी। ठीक है, तो ऐसी हमेशा सिर्फ एक नोड ही पॉसिबल हो सकती है। डन। अब अपन आगे देखते हैं, ऐसा केस देखते हैं। देखो मान लो अपन ने एक नई नोड ऐड कर दी 6 जो 4 के ऊपर टारगेट कर रही है। अब तुमने वापस से ट्रेवर्स करा तो देखो 1 5 2 3 4 इतने पे तुमने ट्रेवर्स कर सकते हो। ठीक है, 0 इन सब पे पहुंच सकता है, पर 6 पे 0 नहीं पहुंच सकता है। इतना समझ में आया? अब 0 6 पे नहीं पहुंच सकता है तो अपन को ये तो नहीं पता है कि 0 स्ट्रॉन्गर है या वीकर है 6 से। ठीक है, और अपन को 6 कंपेरेटिवली वाइस वर्सा अपन को 6 का भी नहीं पता कि 6 क्या स्ट्रॉन्गर है या फिर वीकर है 0 से। तो इसका मतलब क्या है, 2 चैंपियन पॉसिबल है इस सेट के अंदर, 2 चैंपियन पॉसिबल है। तो 2 चैंपियन पॉसिबल है, मतलब सिंगल चैंपियन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई चैंप है ही नहीं इसके अंदर, कोई चैंप है ही नहीं, तो अपन रिटर्न कर देंगे -1। आई थिंक तुम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक बॉस है। ठीक है, बॉस माफिया वाला बॉस। ठीक है, उसके 2 वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब लेफ्ट मैन एंड राइट हैंड मैन। ठीक है, और उसके अंदर उसके मल्टीपल गुलाम हैं जो उसके अंडर काम कर रहे, दोनों वाइस प्रेसिडेंट के अंदर। ठीक है, अब मान लो कि जो बॉस है वो इन दोनों वाइस प्रेसिडेंट से स्ट्रॉन्गर है और इन दोनों से जीता है तभी वो बॉस बना है। ठीक है, और जो गुलाम है वो इन वाइस प्रेसिडेंट से हारे हैं इसलिए वो गुलाम की पोजीशन पे। ठीक है, तो इस ऐसे इधर इधर भी सेम है। ठीक है, तो अब तुमको ये चीज समझ में आ रही होगी हिरार्की टाइप का। देखो अगर बॉस इन दो इसको हरा सकता है, इसको हरा सकता है, तो क्या बॉस इन गुलामों को हरा सकता है क्या? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि बॉस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को हरा रहा है और वाइस प्रेसिडेंट गुलामों को हरा सकते हैं। तो ऐसा रिलेशन अब तुमको समझ में आया है ना, ये रिलेशन तुमको समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। तो यही चीज अपन डिड्यूस कर रहे हैं ऊपर की साइड। तो अब इसी का अपन क्या करेंगे, कोड देखेंगे। ठीक है, तो कोड देखने से पहले तुमको एक और चीज में क्लियर कर दूं, अपन एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे का कंसेप्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती क्या है, एडजेसेंसी देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती क्या है ये देखते हैं। अपन ने सेम ग्राफ ले लिया। ठीक है, इसकी अगर तुमको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है, देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है
जिसके अंदर हर नोड से तुम कौन कौन से नोड उसे कनेक्टेड है डायरेक्टली वो लिखते हो। ठीक है, अपन को अभी एजेस देके रखे है ना, एजेस मतलब एट अ टाइम दो ही नोड देके रखी है, ए कोमा बी, ठीक है, बी कोमा सी, एट अ टाइम दो ही नोड देके रखी है। लेकिन एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है, एक नोड से तुम जितनी भी पॉसिबल नोड्स है उन सबको लिखते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट आता है और यहाँ पे एक सिंगल नोड आती है, यहाँ पे एक सिंगल नोड आती है इंट की। डन, इतना समझ में आया। तो देखो इसके अंदर जीरो किस पे जा सकता है, वन पे, तो तुमने जीरो में वन डाला। अब वन किस पे जा सकता है, टू पे एंड फाइव पे, तो तुमने वन पे डाल दिया टू एंड फाइव, ठीक है। उसके बाद टू किस पे जा सकता है, फोर पे एंड थ्री पे, तो तुमने टू में डाल दिया फोर एंड थ्री। उसके बाद थ्री किस पे जा सकता है, फाइव पे, तुमने फाइव डाल दिया। उसके बाद तुम फोर पे गए, तो फोर किसी पे जा सकता है क्या, नहीं। फाइव पे गए, फाइव किसी पे जा सकता है क्या, नहीं, तो तुमने कुछ भी नहीं डाला इनके अंदर। डन। तो तुमको डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स बस इसके अंदर डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, है ना, सारी की सारी एक साथ एट अ सिंगल प्लेस, ताकि अपन ट्रेवर्स जब करते बीएफएस या डीएफएस तो इजी ट्रेवर्सिंग होती है। इसलिए अपन एडजेसेंसी मैट्रिक्स हर ग्राफ के क्वेश्चन में बनाना ट्राई करते, मतलब बनाओगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। इतना समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ते। ठीक है, अब देखो, अब अपनी पहली अप्रोच है जो अपन ने डिस्कस करी वो है डीएफएस। ठीक है, डीएफएस क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, बेसिक, काफी बेसिक डीएफएस का कोड लिख के रखा है, ये काफी बेसिक है। अगर तुम लोगों ने अभी तक डीएफएस नहीं पढ़ा है तो आई रिकमेंड कि तुम लोग जीएफजी पे जाओ या फिर चैट जीपीटी पे जाओ और वहां पे जाके डीएफएस के बारे में जानो, डीएफएस कैसे वर्क करता है, कैसे लगाते हैं ग्राफ के अंदर, उसको जानो, क्योंकि काफी बेस कंसेप्ट है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। डीएफएस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तो काफी अच्छा रहेगा। इसके अंदर डीएफएस पढ़ाना वैलिड नहीं रहेगा, इसके अंदर लॉजिक समझने पर ज्यादा ध्यान दे रहे। ठीक है, तो एक तरह से देखो, सबसे पहले अपन ने एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएशन करी। एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करी, एडजेसेंट अपन ने मैप बनाया, मैप के अंदर अपन ने इंट ऑफ वेक्टर का मैप बना लिया। ठीक है, तब जो भी यू है उससे जो जो भी कनेक्टेड है वो वी कनेक्टेड है ना, तो मतलब यू सरदार है वी का, है ना, वी गुलाम है। तो देखो, तो अपन ने यू के अंदर डाल दिया वी को, मतलब यू से अपन कौन कौन सी वी पे डाल जा सकते हो सबको अपन ने पुश कर दिया, इजी। तो तुमने पूरी की पूरी एजेस को ट्रेवर्स कर लिया और एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना दी। इतना समझ में आया। उसके बाद अपन ने क्या करा, उसके बाद अपन ने सारी की सारी नोड्स पे एक एक करके ट्रेवर्स करा, जीरो से लेकर एन तक गए। अपन ने हर नोड पे गए, हर नोड पे अपन ने एक विजिटेड मैट्रिक्स बनाई। ठीक है, फिर अपन ने डीएफएस फंक्शन को कॉल करा। अब डीएफएस क्या करेगा, मान लो कि ये जो चीज है ना, ये पूरी की पूरी ट्रेवर्स करेगा जहां जहां पे भी पॉसिबल है जाना। ठीक है, जहां जहां पे भी पॉसिबल है, जैसे कि इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले जीरो पे जाएगा। ठीक है, अब जीरो से डीएफएस वन पे जाएगा। ठीक है, अब वन से जाएगा वो टू पे और फाइव पे। ठीक है, फिर टू से वो जाएगा फोर पे एंड थ्री पे। ठीक है, तो ऐसे डीएफएस वर्क करता है। डीएफएस पहले डीप में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर डीप में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर फाइव पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, अपन अगर डीएफएस जब भी जिस भी नोड पे जा रहा है, मतलब जिस भी नोड पे अपन ट्रेवर्स कर चुके हैं, उस नोड को अपन मार्क कर देंगे वन से, और फिर वापस से अपन उनके चाइल्ड के ऊपर ट्रेवर्सिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, मान लो तुम्हारी नई एक विजिटेड मैट्रिक्स जिसके अंदर जीरो सेट था, जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि करंटली विजिटेड नहीं है, और अपन इस पे यहाँ पे वन सेट कर देंगे, इसका मतलब कि विजिटेड है। ठीक है, तो अपनी इनिशियल नोड क्या होने वाली है, आई। ठीक है, तो अपने आई नोड से अपन ने ट्राई करा विजिट करने की कि कितनी नोड पे अपन विजिट कर सकते हैं, उन सबको अपन ने वन सेट कर दिया, तो विजिटेड मैट्रिक्स तुम्हारी अपग्रेड हो गई, विजिटेड एरे तुम्हारा अपग्रेड हो गया है। अब उसके बाद तुमने ट्रैवर्स करा उस विजिटेड एरे पे और काउंट करा कि कौन कौन सी नोड ऐसी है जिसपे मैं विजिट कर पाया हूं। ठीक है, वो वन होगी, है ना, वो वन होगी सेट। तो तुमने देखा कि तुमने सारे काउंट कर लिए, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ आंसर आया। अब आंसर आया, अगर तुम्हारे आंसर जो है काउंट वो एन के बराबर आता है, एन के बराबर आता है, इसका मतलब क्या है कि तुम सारी की सारी नोड पे विजिट कर चुके हो। इसका मतलब है कि ये तुम्हारी चैंपियन नोड है, तुम सारी नोड पे विजिट कर सकते हो इस करंट नोड से, करंट नोड आई से तुम सारी नोड पे विजिट कर पाए, मतलब ये चैंपियन नोड है। चैंपियन नोड है तो तुम रिटर्न कर दोगे आई, है ना, और इसे तुम बस फिर यहाँ पे कोड रिटर्न हो जाएगा। अगर वो चैंपियन नोड नहीं है तो हमेशा एक ना एक कम रहने वाला है ना, जैसे कि अपन ने इस केस में देखा था। इस केस में अपना बस एक, देखो जब तुम जीरो से स्टार्ट करोगे तो तुम साथ साथ पे ट्रेवर्स कर पाओगे, पर इस पे ट्रेवर्स नहीं कर पाओगे, इसलिए इसमें एक माइनस होगा। मतलब इसमें क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास, जीरो के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लेकिन टोटल नोड क्या है, सेवन। तो ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर कोई चैंपियन है नहीं है, इसमें जीरो चैंपियन नहीं हो सकता, नहीं सिक्स चैंपियन हो सकता। ठीक है, तो इसे तुम रिटर्न कर दोगे माइनस वन अगर कोई चैंपियन नहीं मिलता है। काफी इजी लिखा हुआ है, काफी इजी कोड था, बस तुमको डीएफएस अगर समझ में आता है, डीएफएस अगर तुमने कभी पहले देखा है तो तुम इसको बहुत काफी इजीली समझ पाओगे और कर पाओगे। ठीक है, अपन अब देखो इसी सेम अप्रोच को अब अपग्रेड करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। पूरा कोड सेम है, पर जहां जहां पे मैंने चेंज करे वो वाला पार्ट बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने एक मैट्रिक्स बनाया, सॉरी एक मैप बनाया। मैप के अंदर अपन क्या ऐड करेंगे, ऐसे कैंडिडेट जो कभी पॉसिबल चैंपियन हो ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो कभी पॉसिबल चैंपियन हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे तुम, इसके लिए तुम इजी ये कर दो कि जिस भी, देखो जो अपना वी था, ठीक है, वी पे कोई नोड आ रही है, मतलब वी हमेशा हारेगा, है ना, यू से, यू के कंपेरिजन में वी हमेशा हारेगा। तो जो हारी हुई नोड है वो तो कभी चैंपियन है ही नहीं, है ना। तो वी क्या है, अपना गुलाम है। ठीक है, तो गुलाम क्या है, गुलाम हु कांट बी अ चैंपियन, गुलाम कभी चैंपियन नहीं हो सकते। और
और वी अपनी गुलाम है, ठीक है, और यू है जो हरा रहा है वी को, ठीक है। तो तुमने क्या बोला कि तुमने उस जो कैंडिडेट हो ही नहीं सकता उसको तुमने ऐड कर लिया मैप के अंदर, ठीक है, मतलब कि ये कभी कैंडिडेट हो ही नहीं सकता है, ठीक है, भले ही एक नोड सिंगल नोड हरा रही होगी इसको, तो तब भी वो कैंडिडेट हो ही नहीं पाएगा ना, इजी बात, ठीक है। फिर तुमने सेम ट्रेवर्सिंग करी हर नोड के लिए, पर तुमने यहाँ पे एक इफिशियंट लगा दिया, इफिशियंट कोड लिख दिया। इसके अंदर क्या बोल रहे हो कि अगर वो कैंडिडेट है, मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से ज्यादा है, मतलब उसको किसी ने हराया है, एक ना एक बार हराया है, तो वो ऑफकोर्स बात है वो कभी चैंपियन हो ही नहीं सकता है, वो कभी चैंपियन हो ही नहीं सकता, तो उसके ऊपर तुम डीएफएस लगा के टाइम क्यों वेस्ट करो, तुम डायरेक्टली लूप कंटिन्यू कर दो, इसको मत चलाओ, ठीक है। तुमको सिर्फ उन्हीं नोड्स को देखना है जो नोड कैंडिडेट पॉसिबल कैंडिडेट्स में है, ठीक है, पॉसिबल कैंडिडेट्स में है, तुम उन्हीं नोट्स को देखोगे, तो बाकी का कोड पूरा सेम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अपन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन अप्रोच 3 के ऊपर जाएंगे। अप्रोच 3 काफी अपग्रेड अप्रोच है ऊपर वाली अप्रोच से, जो अपन ने अभी डीएफएस वाली अप्रोच पढ़ी ना उससे ज्यादा। अपन ने यहाँ पे क्या चीज नोटिस करी, देखो नोटिस करने वाली काफी बातें थी, इसलिए इसके अंदर बातें काफी हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तुमको ये चीज समझ में आ गई कि सबसे पहले तुम गुलामों को ट्रैक कर लो, गुलामों को ट्रैक कर लो। तो गुलामों को ट्रैक करने के लिए तुमने क्या बोला कि तुमने नॉट पॉसिबल कैंडिडेट का बनाया मैप, ठीक है, उसके अंदर तुमने गुलामों को ट्रैक कर लिया, वी क्या है, गुलाम, ठीक है। तो तुमने सारे के सारे गुलामों को स्टोर कर लिया कि जो गुलाम है वो कभी भी चैंप नहीं बन सकते हैं। ये बात इजीली तुमको अभी तक अपन ने जो अप्रोच अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे, जो बॉस और गुलाम वाला एग्जांपल देखा था, उसमें तुमको ये चीज समझ में आ गई थी कि जो गुलाम है वो कभी बॉस या फिर चैंपियन नहीं बन सकता, डन, ठीक है। तो उसके अलावा क्या हो सकते हैं, उसके अलावा जो बचे हुए वो चैंपियन की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो तुमने दो वेरिएबल बना, चैंपियन और बॉस, ठीक है। तो देखो तुमने सारी की सारी नोड्स पे ट्रेवर्स करा, तुमने ट्रेवर्स करने के बाद देखा कि क्या जो उसका काउंट है वो 0 के बराबर है, मतलब कि वो एक भी बार नहीं हारा है, मतलब वो किसी से भी नहीं हारी, वो जो नोड है वो किसी से भी नहीं हारी है, तो वो एक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है चैंप बनने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो चैंप है, वो चैंप बनने के लिए एक पॉसिबल कैंडिडेट है, इस बात को समझो, इस बात पे ध्यान दो, गौर दो, वो एक पॉसिबल कैंडिडेट है बस, ठीक है। तो तुमने क्या बोला कि वो एक पॉसिबल कैंडिडेट है, मतलब वो बॉस हो सकता है, वो बॉस हो सकता है, वो पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है, तो तुमने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, और वो चैंपियन को तुमने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मान लो कि अगर तुम्हारे पास मल्टीपल बॉस आते हैं, मल्टीपल पॉसिबल कैंडिडेट आते हैं, ठीक है, ये क्या अपना पॉसिबल कैंडिडेट है, तो अगर तुम्हारे पास मल्टीपल पॉसिबल कैंडिडेट आते हैं तो तुमको क्या समझ में आया कि अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट है मतलब तुमको रिटर्न करना -1, अगर एक ही कैंडिडेट है, सिंगल कैंडिडेट है, तो तुमने उसको स्टोर करके रखा था, ये लूप तुम्हारी सिर्फ एक ही बार वर्क करेगी और वही तुम्हारा चैंप होगा, डन। आई थिंक तुम लोगों को काफी इजीली काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसको तुम एक बार ग्राफ में सॉल्व करने की भी कोशिश कर सकते हो। देखो जैसे कि ये वाला जो एग्जांपल लिया था इसके अंदर 0 और 6 ये दोनों पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैंडिडेट थे, लेकिन अब दो पॉसिबल कैंडिडेट आ गए तो इन दोनों में से कोई चैंप नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि अपन को ये नहीं पता ना कौन किसको हरा सकता है, इसीलिए अपन को ये कैसे पता चलेगा कौन किसको हरा सकता है, इसकी मदद से डायरेक्टेड जो है ना ये डिजाइन, ये फ्लो, इसकी मदद से पता चल सकता है बस, ठीक है। तो आई थिंक तुमको अप्रोच 3 काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अप्रोच 4 के ऊपर चलते जिसके अंदर अपन यूज करेंगे फिक्स साइज का वेक्टर, ठीक है। अप्रोच 4 जो है वो बिल्कुल सेम है इसकी तरह, लेकिन इसके अंदर अपन ने फिक्स साइज वेक्टर यूज करा, मतलब पॉसिबल कैंडिडेट को अपन ने फिक्स कर दिया 101 साइज से। कैसे, देखो कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले तुम नीचे आ जाओ, यहाँ पे तुमको देके रखा एन क्या है, नोट्स कितनी हो सकती है, 100 नोट्स हो सकती है एट मैक्स। तो तुमने बोला कि तुमने 101 का वेक्टर बना लिया, अब उसके अंदर तुम मार्क करते जाओ कि कोई भी नोट जो भी गुलाम है, अगर वो गुलाम की कैटेगरी में है तो तुमने उसको 1 मार्क कर दिया, ठीक है। और अब तुम, ठीक है, गुलाम की कैटेगरी में तुमने 1 मार्क करा, अब तुमने देखा कि क्या वो जो नोड है, जो आई है, जो नोड है वो गुलाम है, अगर वो गुलाम नहीं है तो वो पॉसिबल चैंपियन हो सकती है, तो उसको तुम प्लस कर लो, है ना, और उसको स्टोर कर लो। और अगर मल्टीपल पॉसिबल चैंपियन पॉसिबल है तो तुम रिटर्न कर दो -1, अदरवाइज तुमने चैंप तो स्टोर करवा के रखा है यहाँ पे, एक ही बार ये लूप चलेगी तो एक बार में चैंप रिटर्न कर दोगे, इजी, काफी इजी था, काफी इजी था, ओके। अगर तुम लोगों को ग्राफ के क्वेश्चंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो देखो ये काफी बेसिक क्वेश्चन था ग्राफ का, और डीएफएस या फिर देखो इसमें तुम ऐसा भी सोच सकते हो, इन डिग्री आउट डिग्री करके भी कंसेप्ट होता है ग्राफ के अंदर, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, एक तरह से काइंड ऑफ ये इन डिग्री वाला कंसेप्ट ही है, ओके। अब फाइनल एक और अप्रोच हो सकती थी, अप्रोच 5, जिसके अंदर तुम यूज करोगे बिट सेट का कंसेप्ट, ठीक है। बिट सेट क्या होते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसको तुम अभी जाओ, होमवर्क है तुम्हारा, इसको जीएफजी पे जाओ, उसको देखो कि लिखते कैसे है, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, काफी अच्छे तुमको मजेदार कंसेप्ट समझ में आने वाले हैं इसको अगर तुम बिट सेट को देखोगे। और बिट सेट का क्यों नाम ले रहा हूं मैं, उसके कारण तुम इस जो सेम कोड है ना उसको और फास्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बता देता हूं, जब मैंने सबमिशन करा तो सबमिशन में कैसे कैसे टाइम का अंतर आया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये अप्रोच 4 है,
देखो ये अपनी अप्रोच पहली थी, ठीक है, जो पहला सबमिशन था जो सबसे ऊपर वाली डिस्कस करी थी, ठीक है। उसके अंदर अपना 36 मिली सेकंड लगा, है ना। फिर उसके बाद जो अपन ने थोड़ा सा जो ऑप्टिमाइजेशन करा था ये वाली लाइन का, गुलाम वाली लाइन का, ठीक है, तो उससे अपना थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कम हुई, तो उससे अपना क्या हुआ 26 मिली सेकंड में अपना रन कर गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच थ्री अपने 7 मिली सेकंड में रन कर रहा, काफी ज्यादा फास्ट हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने जब फिक्स्ड साइज वेक्टर बनाया तो वो और फास्ट हो गया, वो 4 मिली सेकंड में रन कर दिया, ठीक है। अब तुम जब बिट सेट का यूज करोगे ना तो हो सकता है वो 0 मिली सेकंड या 2 मिली सेकंड के अंदर रन कर जाए, तो काफी इफिशियंट अप्रोच होगी बिट सेट से। पर इसके अंदर तुमको क्या समझना था वो चीज आई थिंक मैंने ट्राई करा काफी अच्छे से तुमको समझाने के लिए। एंड कैसे हिरार्की इसके अंदर देखना थी, कैसे बॉसेस देखना थे, कौन गुलाम होने वाला है, कौन चैंपियन होने वाला है, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी काफी अच्छे से। आई होप काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और कुछ नहीं क्लियर हुआ तो उसको ड्राई रन करके देखो या फिर वीडियो को वापस से देखो उस पॉइंट से। ओके, तो आई होप चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।